this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। मैंने प्रीवियसली आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। आज इम्पोर्टेंस देखेंगे हम लोग, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टोटल आपके टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स 10 इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मैंने छोटा सा चार्ट बना दिया है, यहाँ पर सारे 10 जो आपके इम्पोर्टेंस है वो सब इसमें है। अभी बात ये आती है कि आपको कितना लिखना है, कितने मार्क्स के लिए आता है और किन चीजों में आ सकता है ये क्वेश्चन। ये सारी चीजों की डिटेल मैंने मेरे नोट्स में दी है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और उसे पढ़िएगा, ओके। तो आगे बढ़ते सबसे पहला पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है आपका, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अभी ये क्या होता है? फैसिलिटेट्स का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, अनेबल करना, इंश्योर करना, अनेबल करना, इंश्योर करना, बहुत सारी वर्ड्स है इसके। अगर आप फैसिलिटेट नहीं लिखना चाहते हो तो इंश्योर, अनेबल लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अच्छे से होता है, जो भी काम हमने सेट किया है, जो भी हमने प्लानिंग की है वो अच्छे से स्मूथली वर्क करता है अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर हो तो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ड्यू टू द प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉयज देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन द वेस्टेजेस। तो इसमें क्या कहा है ना, प्रॉपर ग्रुपिंग करने की वजह से, अगर हमने प्रॉपरली ग्रुप किया है सारे टास्क का मतलब होता है जो काम दिया जाता है एम्प्लॉयज को, वो अगर उनको स्पेसिफाई हो कि उनको बता दिया जाए कि आपको इतना ही काम करना है। एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। अगर मैंने एक एम्प्लॉय को कहा कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी ही है, तो उसको दिमाग में यही रहेगा, उसके दिमाग में कि हाँ मुझे 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करना है और कुछ नहीं करना है मुझे। तो स्पेसिफाई रहेगा उसका काम, जिससे क्या होगा ना, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। हर एम्प्लॉयज के पास उनका खुद का काम है, तो सारे अपने काम बराबर करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ रिड्यूस इन वेस्टेजेस दिया। देखियो आपको रिडक्शन इन वेस्टेजेस दिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है वो बचत होगी, रिसोर्सेज की ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसका भी एक पॉइंट है आपको। लास्ट का पॉइंट देखो क्या बताया है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि एक ही काम 2 बार करना। अगर एक ही बंदा वही काम 2 बार कर रहा है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, तो वो कम होता है। अब रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है कि वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबको अपना काम दे दिया जाता है, तो कोई अपना ही काम करेगा, एक दूसरे का काम नहीं करेगा, खुद का ही काम करके कंप्लीट हो जाएंगे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन का की पॉइंट होता है, स्पेशलाइजेशन होना ही चाहिए। और ये भी आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था आपने? ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन का, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। सबसे पहला दैट इज डिविजन ऑफ वर्क, वही स्पेशलाइजेशन लाता है। ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स द वर्क इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। मैंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, हर कंपनी क्या करता है ना, अपने सारे काम को यूनिट में डिवाइड कर देता है, नहीं तो डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड करता है कि उस कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट कैसे? सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का खुद का काम होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखिए, दिस डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिविजन ऑफ वर्क, अगर मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स का काम दे दिया, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजिंग का काम दे दिया, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा कि आपको सिर्फ प्रोड्यूस करना है, तो सबके पास अपना अपना काम है। डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, जिससे काम भी बढ़ गया और यहाँ पर सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये स्पेशलाइजेशन लाता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्पेशलाइजेशन ना ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाती है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन क्या होता है। स्पेशलाइजेशन आपको एग्जांपल देती हूँ मैं,
एक टेलर होता है, ठीक है, एक टेलर है जिसके पास आप जाते हो कोई कपड़ा स्टिच करने, सिलवाने के लिए, तो आप वो क्या हो जाता है, एक ही काम करता है, सिलने का काम करता है, अपने का जो कपड़े होते हैं सिलता है वो, तो वो स्पेशलाइज हो जाता है, उसका हाथ बैठ जाता है वो काम करते करते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जो एम्प्लॉयज को आपने काम दिया है उसी डिपार्टमेंट में रहते हैं वो लोग, और उसमें वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, एक ही काम कर करके उन्हें क्या है, आइडिया हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है करके। गॉट इट। तो स्पेशलाइजेशन क्या देता है ना, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी को मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स, जब एक कंपनी का सेल्स बहुत हो रहा है, बिक्री बहुत हो रही है, प्रॉफिट बहुत कमा रहा है वो, और जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट लगना चाहिए वो कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, तब हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, उसकी क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है। हम लोग थर्ड पॉइंट क्या है, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉपरली डिफाइन का मतलब बता देना कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है यहाँ पर, organizational structure helps in putting the right man on the right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skills and experience। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। क्या मैं अकाउंटेंट होके क्या मुझे ये लोग एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्या ये लोग मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, नहीं। तो जो बंदे की क्वालिफिकेशन चेक की जाती है कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर मैं एक अकाउंटेंट हूँ तो मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। तो एक जो एम्प्लॉय होता है उसका क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, क्या क्या चीजें आती हैं मुझे, उसके स्किल्स भी देखा जाता है, किसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, मैं अकाउंट्स में स्पेशलाइज्ड हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, जो फंक्शन है वो हेल्प करता है एक राइट मैन को, दैट इज राइट एम्प्लॉयज को राइट जगह पे डालने का, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, सारे डिपार्टमेंट स्मूथली वर्क करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये भी आपने पढ़ी है, क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपने पढ़ी थी प्रिंसिपल्स में, चैप्टर नंबर 1 में। क्लैरिफाई करना मतलब सिंपली अच्छे से बता देना कि आपका क्या काम है, आपका क्या काम है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। देखो यहाँ पर एवरी मैनेजर क्यों लिखा है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मैनेजर होता है, तो हर मैनेजर के पास अपना रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, उनको खुद अथॉरिटी दी गई है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। This can be done by dedicating the authorities to every manager and clarifying the way of doing। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में ना, जो मैनेजर्स होते हैं उनको अथॉरिटी डेडिकेटिंग का मतलब दे देना, अथॉरिटी दे देना कि हाँ आपको ये काम करा के लेना है, ठीक है। अथॉरिटी दे दी जाती है और क्लैरिफाई मतलब ठीक से बता दिया जाता है कि कैसे करना भी है वो भी बता दिया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी। मैंने एफिशिएंसी का मतलब बताया था कि कंपनी बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क कर रही है, तो वो बहुत सारे चीजों की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पर भी एक और चीज आ जाती है, दैट इज वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको बता दिया गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपको यही देखना है, तो यही देखा जाता है। गॉट इट। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अपने आप आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करके चलना, साथ में चलना, ठीक है। दिस फंक्शन, सबसे पहला पॉइंट ले लीजिए, दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है ना, हेल्प करता है बहुत सारी डिपार्टमेंट को एक दूसरे से लिंक करता है। जैसे कि ये देखो, ये जो इमेज मैंने डाला है, देखो यहाँ पर कुछ आइडियाज है, एक ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि हम एक न्यू प्रोडक्ट लाना चाहिए मार्केट में, या कुछ भी चीज है जो इनोवेटिव चीजें सोच रहा है, तो यहाँ पर सारे देखो, यहाँ पर दो चार हाथ दिख रहे हैं ना आपको, ये दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं जो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काम किसके लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट होना, एक दूसरे का जो हेल्प करते हैं ये लोग, वो करना बहुत जरूरी होता है। It creates clear-cut relationship among the positions. Coordination of departments and different level of managers is important for the smooth functioning of the organization.
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट को होना चाहिए एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से, मतलब बहुत सारे एक लिंक हो जाता है एक दूसरे से, ठीक है। वो सब होने की वजह से क्या होता है, आइडिया मिलता है कि एक्चुअली जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर स्मूथली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अगर अच्छे से चल रहा है सब कुछ, सब मैनेजर्स एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या होता है स्मूथ फंक्शनिंग, जो भी फंक्शंस है वो आराम से काम करते हैं, कोई भी हर्डल्स नहीं, कोई भी रुकावट नहीं आती है, ठीक है। 6th पॉइंट देखते हैं हम लोग इसका। 6th पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑर्गेनाइजिंग है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका वो स्मूथली वर्क करे, एकदम आराम से वर्क करे, ठीक है। अभी कैसे है देखो, दिस फंक्शन डिटरमाइन डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड द रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो फंक्शंस है इस फंक्शन में पहले से ही बता दिया जाता है कि पोजीशन बता दिया जाता है, आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक मैनेजर हो, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है वो भी बता दिया जाता है, क्या काम करना है, एक्टिविटी क्या है वो भी बता दी जाती है, और उसका रोल क्लियरली स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें पहले ही बता दी जाती है ऑर्गेनाइजिंग में, जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग उसमें पहले ही बता दी जाती है, तो कंफ्यूजन नाम की चीज होती ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, इट इज अचीव थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटीज। हमने पहले ही पढ़ा था ये 2nd and 3rd पॉइंट में ऑर्गेनाइजिंग के, कि ये क्यों होता है अचीव्ड, ये सब अचीव्ड कब होगा, मतलब मिलेगा कब हमको, स्मूथ वर्किंग कब होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जब डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपर्ली वर्क डिवाइड किया जाएगा और उस वर्क को करने के लिए हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तब, ठीक है। लास्ट वाला देखिए क्या दिया है, this is all leads to the efficient as well as effective administration। इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करता है, इफेक्टिवली करता है, कि दिखता है कि कहाँ सेल्स बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवली। समझ में आया आपको कि ऑर्गेनाइजिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए। 6th पॉइंट हो गया है हमारे डिस्कस। 7th पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 7th पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। हेल्पफुल मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग है वो किसमें हेल्प करता है, ग्रोथ करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, एंड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब फैलाने के लिए, जैसे कि एक कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन करना, अगर वो सिर्फ इंडिया में सीमित है, इंडियन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी, बाहर देश में भी उनका ब्रांच खोलना, ठीक है, एक्सपांड करना, अपने कस्टमर्स को बढ़ाना, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। क्या लिखा है देखिए, सबसे पहला, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। जो भी ग्रोथ होता है कंपनी का डिपेंड होता है कि कितने अच्छे से काम चल रहा है वहां पर, ठीक है। अच्छे से अगर काम होगा तो ही तो ग्रोथ होगी ना। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाए हैं तभी तो परसेंटेज बढ़ेगा आपका। तो वैसे ही कि सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, काम करेंगे अच्छे से तो ही आपका क्या होगा, सक्सेस होगा, ठीक है। 2nd पॉइंट क्या दिया देखिए, clearly defined roles, power, coordination and use of appropriate control techniques bring efficiency at the workplace and organization grow well। यहाँ पर भी फिर से वही बात की गई है कि प्रॉपरली आपको अथॉरिटी दे देनी है एम्प्लॉयज को, उनका काम बता देना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है। इससे क्या होता है, जो भी टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर रही है उनको भी कंट्रोल करनी है। ये सबसे प्रॉपरली काम होने की वजह से ग्रोथ होता है ऑर्गेनाइजेशन का। समझ में, प्रॉफिट आएगा तो ही तो वो एक्सपांड करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इट, घूम फिर के वही बात आ रही है, आपको अलग अलग पॉइंट्स में दी है, तो एक ही बार में समझ लीजिए कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग कहना क्या चाहता है, समझिए और अपने ओन पॉइंट्स भी लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया तो ओनली फ्रेम कीजिए, सारे जो आपके पॉइंट्स है उसको फ्रेम करके बता दीजिएगा, ठीक है। 8th पॉइंट है आपका, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, सिक्योर रहना। सिक्योर रहना, यहाँ पर किसको सिक्योर रहना कह रहा है ये देखते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है, कंपनी होता है, वो हर किसी को उनका जॉब का पोजीशन बता देता है कि आप एक अकाउंटेंट हो
ठीक है, आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में डाला गया है, आप सेल्स के मैनेजर हो, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हो, ठीक है, आप कहाँ के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर हो। हर किसी को उनका पोजीशन बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल में टीचर्स को बता दिया जाता है कि आपका पोजीशन क्या है, टीचिंग करना। प्रिंसिपल को बता देता है आप एक प्रिंसिपल हो, ठीक है, समझ में आ जाता है। तो हर किसी को पोजीशन दे दी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी में, ठीक है। Clarity in the jobs and power helps in increasing the mental satisfaction। अगर आपका जॉब क्लैरिटी मतलब सिंपली दिमाग में यही क्लियर रहता है कि मेरा काम क्या है और मुझे क्या काम करना है। और मैं जैसे कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे को स्पेसिफाई कर दिया है, क्लैरिटी है मुझे कि मैं अकाउंटेंट हूँ, सिर्फ मैं अकाउंट ही देखूंगी और कुछ और नहीं देखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पावर अकॉर्डिंग टू दैट दे दी जाती है। इसे करने की वजह से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है एक एम्प्लॉय। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बात की गई है वो एम्प्लॉयज की गई है, क्योंकि एम्प्लॉयज है उनको मेंटली सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मुझे यही काम करना है, और उनके मन में कुछ ये नहीं होता कि कल को मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। समझ में आया? एक सिक्योरिटी बनी रहती है कि हाँ ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक वेल नोन कंपनी है, ये लोग मुझे कभी भी जॉब से कल बोलेंगे नहीं आके कि आप निकल जाओ जॉब से, ऐसा नहीं कहेंगे मुझे। तो वो सिक्योरिटी आनी चाहिए हर एम्प्लॉय के पास। इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉयज के लिए होता है, इतना सा आप ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9th पॉइंट है आपका स्कोप फॉर इनोवेशन। इनोवेशन ये वर्ड आपको पता होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ये देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना उसको इनोवेशन बोलते हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा, इनोवेशन लाना। देखिए, एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज। एम्प्लॉयज क्या करते हैं ना, अपने न्यू आइडियाज लेके आ सकते हैं। आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करके वो न्यू आइडियाज दे सकते हैं अपने मैनेजर्स को, ठीक है, अपने टॉप हेड मैनेजमेंट को आइडियाज दे सकते हैं कि हम ये काम को और सिंपली और अच्छा इजी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयज आइडिया दे सकते हैं, ये लिखा है। इनोवेशन हेल्प्स टू ब्रिंग द न्यू चेंजेस इन द मेथड ऑफ वर्क एज वेल एज हेल्प्स टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द बिजनेस वर्ल्ड। इनोवेशन से क्या होता है, इनोवेशन लाना, नई चीजें लाना ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होता है, चेंज होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो पहले अगर 100 यूनिट को, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पहले अगर 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 घंटे लगते थे, और अभी अगर न्यू टेक्नोलॉजीज लाई गई, इनोवेशन किया गया, और अभी उसी 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 घंटे लगते, तो आप ही मुझे बताइए 3 घंटे हमारे बच रहे हैं। 3 घंटे में हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, जो भी चीजें करने हैं हमें। समझ में आया? तो इनोवेशन हम हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर कंपनी के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको बेनिफिट देगा और साथ ही में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है। वो जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का, उसमें कितने सारे कॉम्पिटिटर्स है, वोडाफोन है, ठीक है, जियो है। तो ये लोग क्या कॉम्पिटिटर्स होते हैं एक दूसरे के, तो रोज एक न्यू आइडियाज लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? ताकि वो लोग नई चीजें ला सके, कस्टमर्स उनके अट्रैक्ट हो सके, कहीं और ना जाए, चेंज ना करें। समझ में आया आपको? चलिए 10th पॉइंट देखते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है ना, हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उनका सबसे से ज्यादा इस्तेमाल हो, ये ऑर्गेनाइजिंग कहता है, ठीक है, करवाता है। मतलब कैसा है देखिए, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर्ली। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ना जो भी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, प्रॉपर इस्तेमाल होता है। देखो, फिजिकल रिसोर्सेज में आ सकते हैं मशीनरीज, ठीक है, जो मशीनरीज अवेलेबल हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज तो आप सबको पता है, एम्प्लॉयज, लेबर, जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ब्रिंग गुड रिजल्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। इसलिए जो पॉइंट है, अगर आपको पता होगा कि पहले जो कंपनी होती थी ना, वो 2 ही शिफ्ट में काम करती थी। 2 शिफ्ट में मतलब क्या होता है, एक तो सुबह 7 से 3 बजे तक, फिर बाद में 3 से लेके 11 बजे तक। मतलब जो नाइट होता था, जो रात का समय होता था ना, वो बंद होता था, कंपनी बंद हो जाती थी। पर अब भी अगर आप देखोगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, MNCs होती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो नाइट शिफ्ट में भी काम कराते हैं।
अभी नाइट शिफ्ट में काम कराने का सबसे बड़ा उनका मोटिव क्या होता है कि उनको जो लैंड है, जो उन्होंने लैंड लिया है, रेंट पे लिया है या लीज पे लिया है, तो वो जो लैंड है वो जो पेमेंट कर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, वो लोग 24 आवर्स के लिए भर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे थोड़ी लैंडलॉर्ड ने कहा होगा कि आप जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे का पैसा दो मुझे, ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा है। तो पूरे 24 आवर्स के लिए वो लैंड लिया गया, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे हम लोग पूरा 24 आवर्स काम करा के। समझ में आया? अभी नाइट शिफ्ट में भी, फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट में भी अगर काम करा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो सक्सेस होगा, ग्रोथ होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग हर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हर कंपनी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो उनको बहुत सारी बेनिफिट्स देते हैं। मैंने सारे इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग जो है उसके सारे इम्पोर्टेंस बता दिए हैं आपको, पूरे 10 के 10 डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको इस जो पीडीएफ जो मैंने दिखाया, आपको पीपीटी दिखाया, उसको अगर रिवाइज करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको मिल जाएगा। इवन आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है और कितना लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखना है, सब कुछ मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। सो डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा सो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।